नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं चालक, अचालक, अर्धचालक। इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, चालक पदार्थ की अगर बात करें, चालक हो या फिर कह सकते हैं अपन अचालक हो या फिर अर्धचालक हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो अर्धचालक, इन सभी को पहले हम समझेंगे और अचालक, ठीक है। तो इन सभी को अपन पहले समझेंगे, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। आपको आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है, ठीक है भाई। तो देखो, चालक पदार्थ हमने देख रखा है कि चालक पदार्थ तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अच्छे तरीके से हो सके। यानी कि हमने देखा था कि विद्युत धारा जो गमन करेगी वो किनके कारण करेगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अगर अच्छे से होगा तो वह पदार्थ जो होगा वो एक विद्युत का अच्छा चालक माना जाएगा, ठीक है। चालक, अर्धचालक और अचालक। देखो, काफी बार ना ऐसा नहीं है कि काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको सुचालक दे दिया जाता है, यानी कि सुपर कंडक्टर जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको सुचालक भी दे दिया जाता है, सुचालक, ठीक है। बाकी आपको मुख्यतः इन चीजों का ध्यान रखना है, सुचालक, ठीक है। अभी देखो, यहां पे चालक पदार्थ तो वे पदार्थ हो गए जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अच्छे से हो रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है? चालक, यानी कि कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता तो है किंतु कम होता है, यानी कि उतना नहीं होता जितना कि चालक में होता है। तो यानी कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम होता हो उसे क्या कहा जाता है? अर्धचालक, ठीक है भाई। देखो, चालक पदार्थ का जो रेजिस्टेंस जो रहेगा, प्रतिरोध जो रहेगा वो क्या रहेगा? कम। प्रतिरोध क्या रहेगा? कम। देखो, प्रतिरोध और चालक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज हमने देखी थी, है ना भाई। चालक और प्रतिरोध जो होता है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध उसका क्या रहेगा? कम। इनके जो मापते हैं, प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं और चालक को, देखो, एक तो होता है ओम, एक तो हो गया आपका ओम, ठीक है। एक हो गया ओम और एक हो गया मोह, एक हो गया मोह। तो ये जो ओम है ये तो प्रतिरोध का चालक है। ये किसका चालक है? प्रतिरोध का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये प्रतिरोध का मात्रक है, सॉरी चालक नहीं, ये प्रतिरोध का मात्रक है और ये है चालकता का। चालकता का जो मात्रक है वो होता है मोह। एक साइमन भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे मोह से बात कर रहा हूँ। अभी इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ओम का, और मोह का जो सिंबल होता है वो ठीक इसके उल्टा होता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रतिरोध है वो ओम है, और ये जो मोह है ये ऐसा लग रहा है कि ओम का विपरीत है, यानी कि उल्टा है, ठीक है। तो इन दोनों में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती पाए जाते हैं, विलोमानुपाती पाए जाते हैं। जहां पे प्रतिरोध बढ़ेगा वहां पे चालकता क्या हो जाएगी? कम, ठीक है भाई। तो ये चीज मैं थोड़ा सा आपको अलग से बता दिया हूं। अभी यहाँ पे देखो, अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं, तो अर्धचालक जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो होता है किंतु प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉनों का वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है, कम मात्रा में होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक, ठीक है। तो इनका प्रतिरोध मीडियम साइज रहता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब चालकता से प्रतिरोध इसका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और चालकता थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता ही नहीं है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अचालक। एक्स मत समझ लेना, ये मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया, ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। अब सुचालक यानी कि सुपर कंडक्टर की अगर बात करें तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत ज्यादा होता हो, यानी कि इसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। इसमें प्रतिरोध क्या रहेगा भाई साहब? जो रेजिस्टेंस का मान रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसमें जो प्रतिरोध रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा, ठीक है भाई। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब इनके बारे में हम देखेंगे, इनके तत्व देखेंगे कि कौन कौन से चालक
चालक तत्व हैं, कौन कौन से अर्धचालक है, कौन से अचालक है, उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। तो देखो पहली बात तो ये कि कोई भी चालक पदार्थ, मैं बात यहाँ पे अभी कर रहा हूँ चालक पदार्थ की, ठीक है। तो कोई भी यदि चालक पदार्थ है, वैद्युतिक क्षेत्र में यदि किसी चालक पदार्थ को लिया जाता है तो उसके बारे में क्या क्या आवश्यक होना जरूरी है। यानी कि ऐसे ही तो है नहीं कि चालक पदार्थ हमने ले लिया, ठीक है, अब उसका वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, दूसरी बात उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, चालक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके कुछ मुख्य कारण, यानी कि जो हमारे लिए फायदेमंद होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो देखो चालक पदार्थ जब भी लिया जाता है या फिर देखा जाता है कि किस पदार्थ को लिया जाए, ठीक है, तो उसमें एक तो ये चीज देखा जाता है कि वह जो भी पदार्थ आप ले रहे हैं जिसे आप यूज करेंगे वैद्युतिक परिपथों में या वैद्युतिक यंत्रों में या फिर विद्युत के क्षेत्र में, आप जिस भी चालक को यदि यूज कर रहे हैं तो वो एक तो आपको सस्ता मिलना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे कंडीशनें रख देता हूँ कि उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि वह सस्ता मिलना चाहिए। अब भाई सस्ता क्यों मिलना चाहिए? भाई सस्ता क्यों मिलना चाहिए? महंगा मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो महंगा मिल जाएगा तो हमारे पास जो भी मान लीजिए पैसा है उसका खर्च ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उसका भी खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आम लोगों पे ही उसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा उस चीज़ का। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि अपन कॉपर लेते हैं, अगर सपोज करो कि कॉपर की जगह पे जैसे तांबा है, तांबा का यूज करते हैं, जैसे वाइंडिंग वगैरह इन चीज़ों में यूज करते हैं, अगर उस तांबा की जगह अपन सोना का यूज करें तो सोना बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, जो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। दूसरी बात सस्ता इसलिए भी होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, जैसे कि केवीए, इनका ट्रांसफार्मर की जो शक्ति मापी जाती है जिसे अपन पावर कहते हैं, तो वो हमेशा केवीए में दर्शाई जाती है। तो जैसे कि कोई 250 केवीए का ट्रांसफार्मर है, अब उसमें जैसे कि मान लीजिए तांबा की यानी कि जिसे कॉपर कहा जाता है, तो कॉपर की क्या होती है, प्लेटें होती है। तो जब भी आपने देखा होगा कि बहुत गांवों में ये ऐसा होता है कि जब भी चोरी होती है ना, तो ट्रांसफार्मर का जो बॉडी पार्ट होता है बाहर वाला, वो वहीं पे वो छोड़ देते हैं और उसका तेल भी वहीं पे बिखर जाता है। किंतु जो प्लेटें होती है, अंदर का माल मटेरियल होता है वो तांबे का होता है, और तांबा थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए उसको लोग क्या कर ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। तो अगर सोचो कि अगर उस तांबे की जगह पे सोना होता और चांदी होता, तो भाई साहब एक एक ट्रांसफार्मर के पास 3-3 4-4 गार्ड रखने पड़ते, तो उनका खर्चा अलग से। इसलिए विद्युत में जो भी चालक हम पदार्थ ले रहे हैं, जो कंडक्टर हम ले रहे हैं, वो एक क्या होना चाहिए, सस्ता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी जो पदार्थ आप ले रहे हैं, कोई भी सपोज करो यूज कर रहे हैं, वो सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ यानी कि मजबूत होना चाहिए, ठीक है, मजबूत होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको अगर खींचा जाए, जैसे कि पारेषण लाइन जब खींचती है तो लाइनों के तारों को मशीनों के द्वारा खींचा जाता है। यदि किसी कारणवश तार ज़्यादा खींच लिया जाए तो ऐसा नहीं कि तार बीच से टूट गया, नहीं, टूटना नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सदृढ़, या फिर कह सकते हैं अपन मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी ये हो गई, ठीक है। तीसरी अगर बात करूं तो उसमें तन्यता का गुण ज़्यादा आना चाहिए। अब तन्यता क्या होता है ये, ठीक है, तन्यता का गुण, इसको थोड़ा हम देखते हैं कि तन्यता का गुण जो होता है ये होता क्या है। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक पदार्थ होता है या फिर ये देखो, ये एक ऐसा पदार्थ है, ये सोना, जो कि ठोस पदार्थ होता है। थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात तन्यता की आ गई, ठीक है। इसलिए ये जो सोना होता है ना, इसका पहली बात तो घनत्व है, धातुओं के अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, सोने का, यानी कि इसका जो घनत्व होता है वो 19.3 होता है, ठीक है। 19.3 सोने का क्या माना जाता है, घनत्व। मैं घनत्व यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस बता दिया, ठीक है। और जो चीज़ अगर कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें से अलग से आपको बता दिया, वो आपको डेफिनेटली याद रहता है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सोना। तो सोना मैंने इसलिए क्योंकि धातुओं के अंदर सबसे ज्यादा तन्यता का जो गुण पाया जाता है वो सोने में पाया जाता है।
अब ये तन्यता है क्या चीज भाई, ये भी तो देखना ना कि तन्यता क्या कड़ा से है। तो देखो तन्यता का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कोई भी हमारे पास ये पदार्थ है, यदि इसको गर्म किया जाए और गर्म करके इसमें से यदि तार निकाला जाए, यानी कि तार में से तार निकाला जाए, या फिर इसको पकड़कर खींचा जाए, तो ये बीच में से टूटना नहीं चाहिए, ये बीच से टूटना नहीं चाहिए, जबकि इसमें से एक तार निकल जाना चाहिए। एक कितनी लेंथ पे हम ले जाएं, कितनी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कितनी आप लेंथ ले जाओ, लेकिन अधिकांशतः अधिकतर अपन इसकी लेंथ ले जाएं तो ये बीच से टूटना नहीं चाहिए। तो ये जो गुण होता है ये सोने में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि सोने में से यदि आप बिल्कुल पतला तार निकलता जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से तन्यता का गुण भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम तन्यता, तन्यता जो है उसका गुण ज्यादा पाना चाहिए, तन्यता भी होना चाहिए। चौथी अगर बात करें अपन कि और क्या होना चाहिए, तो देखो भाई इस तरीके का हमें चालक पदार्थ लेना है जिसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध ये चीज मोस्ट है कि आपको प्रतिरोध भी ऐसा होना चाहिए कि प्रतिरोध उसका क्या रहे, कम रहे। पांचवी अगर बात करें भाई प्रतिरोध क्यों कम रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ज्यादा होगा तो विद्युत की खपत ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा पावर नहीं लगाना होगा, क्योंकि प्रतिरोध कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गमन ज्यादा करेंगे, और गमन ज्यादा करेंगे तो आगे जो विद्युत है वो प्रोवाइड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए उसमें प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे हमें पदार्थ लेने हैं, ठीक है। पांचवी अगर बात करें तो भाई साहब सरलता से मिल जाना चाहिए, क्या, सरलता से मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कोई भी कोई चालक पदार्थ यूज कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, उसको लेने के लिए आपको लगभग 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी वैद्युतिक परिपथों में कोई भी यदि दुर्घटना हो जाती है या कोई भी हानि हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए पंखा है, पंखा में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं कोई पंखा जैसे कि है तो थोड़ा कॉस्टली नहीं हो, पैसा कम होना चाहिए, तो वहाँ पे एल्युमिनियम भी प्रयोग कर लिया जाता है जब उसकी मोटर को बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि वाइंडिंग की जाती है, तो तब उसमें क्या किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है। अब कॉपर मान लीजिए हमको 250 किलोमीटर मिल रहा है, तो एक पंखे का अगर कॉपर लेने जाएंगे, पंखा जैसे कि मान लीजिए 1400-1500 रुपए का आ रहा है, और हम जब मान लीजिए उसका कॉपर लेने जाएंगे क्योंकि उसको बनवाना है, तो अगर उसका कॉपर लेने जाएंगे तो हमको ऐसा नहीं कि 2000 रुपये खर्च हो रहा है, उसको लेने जाने में ही 2000 खर्च हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि हम नया पंखा नहीं ले लेंगे क्या, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए वे पदार्थ जो सरलता से मिल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हमें विद्युत के क्षेत्र में लेना है, किसके रूप में, चालक के रूप में, ठीक है भाई। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ये चीजों के गुण उसमें पाए जाने चाहिए। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या तत्व हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चालक पदार्थों के डेफिनेशन वगैरह ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, समझा भी दिया कैसा होना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। अभी हम लेते हैं एक एक पदार्थ। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा चांदी की। किसकी बात करूंगा भाई, चांदी की, ठीक है। तो चांदी बोले तो सिल्वर, ठीक है। तो चांदी की अगर बात करें तो देखो धातुओं के अंदर सबसे कम जो प्रतिरोध पाया जाता है, क्या, धातुओं के अंदर सबसे कम जो प्रतिरोध पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, चांदी का। इसका जो प्रतिरोध होता है यानी कि इसके रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो होता है फ्रेंड्स शून्य। क्या होता है, शून्य। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। अब आप कहोगे कि किसी न किसी पदार्थ, आपने तो कहा था कि कोई भी पदार्थ हो, इस प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से जो भी पदार्थ पाया जाता है उसका एक अपना ही प्रतिरोध होता है, आपने ये कहा था, तो अपना ही प्रतिरोध होता है। तो भाई साहब चांदी का प्रतिरोध क्यों नहीं होता है, तो बिल्कुल चांदी का भी प्रतिरोध होता है, किंतु इतना कम होता है जिसे हमें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसे नगण्य रूप से शून्य माना गया है। नगण्य बोले तो जिसे गिना नहीं जा सके। तो चांदी का प्रतिरोध हमें क्या मानना है, शून्य। आ गई बात समझ में। जब भी क्वेश्चन दे कि बस चांदी का प्रतिरोध कितना, शून्य,
आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो चांदी का प्रयोग अगर शून्य है तो इसका क्यों नहीं उपयोग में लिया जाता है चांदी को, तो मैंने अभी बताया कि क्या होना चाहिए, सस्ता। अब चांदी क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे चांदी का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पे। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पे सख्त आवश्यकता है कि यहां पे प्रतिरोध का मान शून्य होना आवश्यक है। जिस जगह पे प्रतिरोध का मान यदि शून्य होना आवश्यक है तो उस जगह पे प्रयोग किसका किया जाता है, चांदी का। अब चांदी का प्रयोग विद्युत परिपथों में कहां कहां पे किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखो एक तो किया जाता है रिले में, एक किया जाता है रिले में, और एक किया जाता है स्टार्टर जो कॉन्टैक्टर होते हैं ना, स्टार्टर के कॉन्टैक्टर जो बनते हैं, स्टार्टर जब हम पढ़ेंगे बताएंगे, सब सारी चीज़ों को खोल खोल के एक एक चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो स्टार्टर के जो कॉन्टैक्टर होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इस चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल लिख लेना है चांदी के बारे में, ठीक है। तो चांदी के बारे में आपको कंप्लीट हो गया होगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका पाया जाता है, चांदी का। दूसरी बात ये कि अगर प्रतिरोध सबसे कम पाया जा रहा है तो इसकी चालकता जो होगी, इसकी क्या होगी भाई, चालकता जो होगी, चालकता वो क्या पाई जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा। धातुओं के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी पाई जाएगी, तो किसकी, चांदी की। सबसे कम प्रतिरोध तो चांदी की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बता देना है कि रिले या फिर स्टार्टर कॉन्टैक्टरों के अंदर इस चांदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अपना पहला ये जो था मेटल वो हो गया चांदी। बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे भाई साहब तांबा, जिसे कॉपर कहा जाता है, जिसे कॉपर कहा जाता है। तो हम लेते हैं तांबा, और तांबा को क्या कहा जाता है, कॉपर, जिसको किससे दर्शाया जाता है, Cu से। देखो चांदी की अगर बात करें तो इसे Ag से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Ag से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो तांबा जो है इसको Cu से दर्शाया जाएगा, यानी कि कॉपर से दर्शाया जाएगा। अब यदि तांबा की बात करें, ये भी एक विद्युत का अच्छा चालक है, ये भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो देखो भाई जो चांदी होती है ना, इससे लगभग इसका प्रतिरोध जो होता है, यानी कि तांबा का जो प्रतिरोध रहेगा वो चांदी की अपेक्षा, मैं बात कर रहा हूं चांदी की, इसकी तुलना में बात कर रहा हूं, तो चांदी की तुलना में तांबा का जो प्रतिरोध होता है वो 98% होता है, 98%। कितना प्रतिशत, 98%, 98%। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट प्रतिरोध आपसे पूछ लिया जाए, आप बोल दो 98%, नहीं 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 नहीं, 98% जो दे रखा है वो चांदी की तुलना में दे रखा है, यानी कि चांदी की अपेक्षा तांबे का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 98% होता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो भाई साहब इसका प्रयोग, यही पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसका जो उपयोग है ना भाई साहब, विद्युत परिपथों में या विद्युतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाली धातु, या फिर कहा जाए कि विद्युत परिपथों में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली जो धातु होती है, वैसे तो देखो ऐसी बात नहीं है जैसे कि मशीनें होती है, लोहा होता है सबसे ज़्यादा यूज में, लेकिन वाइंडिंग वगैरह इन चीज़ों की अगर बात करें, चालक के रूप में अगर बात करें, तो विद्युत परिपथों में चालक के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया जाने वाला जो तत्व होगा, या फिर कहें कि जो मेटल होगा, या फिर हम कहें कि एक वस्तु होगी, या फिर हम कहें कि कोई पदार्थ होगा, तो वो जो होगा वो कौन होगा, तांबा होगा, यानी कि कॉपर होगा, ठीक है भाई। क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। इस चीज को आपको समझ लेना है। तो ये जो इसका उपयोग होता है वो होता है बस बार में। बस बार देखो मुख्य चीजें बता रहा हूं मैं, वैसे तो वाइंडिंग वगैरह आप देखते हो, जो भी वायर रहती है उसमें भी वायर जो रहेगी उसके अंदर, बाहर में तो इंसुलेशन रहता है, लेकिन अंदर में या तो तांबा रहेगा या फिर क्या रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, ठीक है। तो जो वायरें होती है, कुछ वायरें ऐसी भी होती हैं जिनमें GI का तार भी रखा जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसे हम कहते हैं।
तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बस बार। अब देखो भाई ये बस बार होता क्या है, इसके बारे में समझो, बहुत अच्छे से समझना आपको कि बस बार होता क्या है। बस बार जैसे कि कंट्रोल पैनल बना हुआ होता है स्टेशनों पे, जो अपना एसबीए रूम होता है, जिस एसबीए रूम होता है जहाँ से पूरा का पूरा पावर सप्लाई कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि बड़ी बड़ी जैसे 11,000 केवीए की लाइन आ रही है। अब 11,000 केवीए की लाइन आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि दो वायरों को हमने जॉइंट कर दिया, टेप मार दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक पैनल तैयार किया जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने ये पैनल तैयार कर लिया, ठीक है। तो इस पैनल में क्या होगा, जैसे कि यहाँ से धारा दे दी, ये आर दे दिया, ये वाई दे दिया और ये बी दे दिया। ये आर है, ये वाई है और ये क्या है, बी है, ठीक है, आर वाई बी, ठीक है, रेड येलो और ब्लू। अब आर वाला जो ये दिया ना, इसकी क्या करेगा, एक चौड़ी पट्टी जो कि कॉपर की बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक कितनी भी जैसे कि पावर के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखी जाती है और मोटाई रखी जाती है। अगर पावर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मोटी और ज़्यादा चौड़ी रहेगी, ठीक है, उस हिसाब से इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दी, एक रेड वाली यानी कि आर वाली जो है, यहाँ पे आर फेज आ रहा है और आर फेज से हमने एक यहाँ पे एक कॉपर की एक पट्टी यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब देखो होता क्या है कि इसमें जैसे कि यहाँ से कनेक्ट कर दिया रेड से, अब इसमें अलग अलग यहाँ पे छिद्र बने होते हैं। जैसे कि एक छिद्र यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ 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 बना हुआ है। इसी प्रकार वाई में भी एक पट्टी दे दी जाती है, जैसे कि मैंने ये पट्टी दे दी, ठीक है, ये दे दी। तो यहाँ भी अलग अनेक छिद्र बने होते हैं, यानी कि सुविधा के अनुसार जितने हमको आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दे दिया वाई वाली इस तरीके से। अब देखो इसका फायदा क्या है, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो बनाई जाती है, यानी कि ये जो पट्टियाँ होती है ना, ये होती है भाई साहब कॉपर की। ये इसकी चौड़ाई लगभग जैसे कि 11,000 केवी है, तो उसमें लगभग अधिकांशतर आपको मिलेगा 2 इंच चौड़ाई उसकी मिलेगी, लगभग 2 इंच में। तो लगभग ये इसकी जितनी चौड़ाई रहेगी। अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, होल किया जाता है, ड्रिल मशीन से होल कर देंगे। तो होता क्या है उससे, जैसे कि पावर सप्लाई यहाँ से इनको कनेक्ट कर दिया गया, तो तीनों में तीनों फेज यहाँ पे आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई भी वैद्युतिक युक्ति है, माना कि ये युक्ति है, एक मुझे ये चालू करनी है और एक मुझे ये चालू करनी है। तो ऐसे ही अनेकों युक्तियाँ होती है, बहुत सारी, 3-4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें 3 फेज सप्लाई देनी है। मुझे इसमें कितनी फेज सप्लाई देनी है, 3 फेज। तो मैं 3 फेज सप्लाई दूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे जो छिद्र था यहाँ से एक वायर लिया, या फिर मैं कह सकता हूँ केबल लिया। केबल के आगे में इससे मैंने यहाँ पे नट बोल्ट से इसको बढ़िया से इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके मैंने इसमें एक तो ये पे यहाँ पे दे दिया आर फेज दे दिया, और यहाँ से मैंने वाई लिया और इसमें मैंने एक फेज क्या दे दिया, वाई दे दिया, ठीक है। ये वाला हमने वाई फेज दे दिया। अब मुझे यहाँ पे बी फेज भी देना है, ठीक है। तो ब्लू जब मैं दूंगा यहाँ पे, तो इस तरीके से मैंने इसमें ब्लू फेज भी दे दिया, ठीक है, ये बी वाला पॉइंट दे दिया। अभी मुझे ये वाली जो युक्ति है इसमें भी आर वाई बी देनी है। तो मैं देखो यहां से इनको कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहां से इनको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि यहां पे मेरे पास छिद्र अवेलेबल है। तो यहां पे देखो छिद्र जब अवेलेबल है तो यहां से मैंने इसको कनेक्ट किया। सपोज करो मैंने इधर से इसकी वायर को ले गया और यहां से इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया, और यहां भी मुझे क्या देना होगा, वाई भी देना होगा। तो वाई से भी मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे बी देना होगा, तो बी से भी मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो अगर किसी कारणवश यदि ये वाली युक्ति खराब हो जाती है, ये वाली युक्ति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सपोज करो कि ये युक्ति यहाँ पे खराब हो गई, यानी कि ये जो भी यंत्र था, जो भी विद्युत का कार्य कर रहा था, मान लीजिए मोटर है या पंखा है, कुछ भी है, ये 3 फेज मोटर है। सोचो ये वाली मोटर क्या हो गई, खराब हो गई। तो ये वाली मोटर खराब हो गई, तो अगर मान लो कि ये सारे के सारे कनेक्शन एक जगह से होते तो मुझे पूरी लाइन को काटना पड़ता। पूरी लाइन अगर मैं काटूंगा तो ये वाली युक्ति भी क्या, इसको भी क्या रहना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी पावर सप्लाई नहीं आएगी। किंतु अगर मैं एक काम करूं कि यहां से ये जो आर फेज है, अगर दिक्कत आर फेज में ही है तो मैं आर फेज को यहां से खोल लूंगा, यहां से खोल लूंगा। मुझे अगर ये वायर चेंज करनी है तो मैं ये वायर चेंज कर दूंगा। तो ये अगर मैं यहां से खोल लिया, यहां से खोल लिया, तो मैंने ये वायर चेंज किया, तब तक इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां से खोला है। इस पर तो यहां से जा रहा है ना पावर,
भाई इसमें तो यहाँ से पावर जा रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मुझे जिस भी युक्ति को खराब हो जो भी युक्ति खराब हुई है केवल उसी का कनेक्शन काटने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे यदि ये पूरा खराब हो जाता है तो तीनों कनेक्शन हम यहाँ से खोल देंगे, यहाँ से खोल देंगे और यहाँ से खोल देंगे, तो ये इसका कनेक्शन अलग हो जाएगा, यानी कि ये खुला परिपथ बन जाएगा। खुला परिपथ बन जाएगा तो इसमें पावर की क्या सप्लाई नहीं होगी। जब पावर की इसमें सप्लाई नहीं होगी तो हम आसानी से इसमें कोई भी जो भी कमी है, जो भी खराबी है वो अपन आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब तक हम इसको चेक करेंगे, माना कि उसमें 2 घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे, तो जब तक हम इसको चेक करेंगे तब तक ये वाली युक्ति बंद नहीं रहेगी, ये वाली युक्ति क्या रहेगी, चालू रहेगी। ये वाली मशीन जो रहेगी वो क्या रहेगी, चालू रहेगी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये जो होता है ये बस बार बना हुआ होता है। यदि आप काफी बार ऐसा होता है कि यदि जैसे कि ग्रिड होता है अपना, वहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा पैनल बना हुआ होगा, ठीक है। या फिर आप जैसे कि स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे पैनल बने होते हैं। वहाँ पे वैसे आप देखोगे तो उसका लॉक रहता है लगभग, लेकिन फिर भी यदि आपको मौका मिल जाए देखने का, ठीक है, तो मौका जब मिलेगा तब आप उसमें देखना, उसमें ऐसे प्लेटें बनी हुई होगी और उन प्लेटों के ऊपर रेड, येलो और ब्लू इस प्रकार का कलर होगा। तो वो जो प्लेटें होती है वो किससे बनती है, तांबा से। तो ये हो गई यहाँ पे बस बार वाली बात, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया इसके बारे में ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है भाई। तो एक तो होता है बस बार में। आगे अगर हम बात करें तो देखो वाइंडिंग में किया जाता है। वाइंडिंग में मुख्य तौर से वाइंडिंग जो होगी भाई साहब, इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाएगा, तांबा और एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम अभी हम लेंगे, अभी हम बात जो कर रहे हैं वो केवल किस पर कर रहे हैं, तांबा पर, ठीक है। तो वाइंडिंग में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तांबे का प्रयोग किया जाता है। एक होता है CCSR, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। तो CCSR जो होता है उसमें भी किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे का, ठीक है। एक आप देखते होंगे कि जो मोटरों की जो स्लिप रिंग मोटर हम पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे कि उसमें 3 स्लिप होती है, और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मेरे जो ऑफिस था उसमें आपको बताया था कि मोटरें जो चल रही थी किस तरीके से चल रही थी। स्लिप रिंग के बारे में मैंने बताया था। जो स्लिप रिंग होती है वो कार्बन ब्रशों से सटी हुई रहती है, 3 स्लिप होती है। तो वो स्लिप कभी कभार जो सस्ती मोटर होती है, जो हल्की मोटर होती है, उसमें तांबा का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः उसमें पीतल का प्रयोग किया जाता है। जो स्लिप रिंग मोटर की स्लिप बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अधिकांशतः तो पीतल का किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे तांबा का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज अपने तांबा हो गया, यानी कि तांबा से हमने देख लिया कि तांबा से क्या क्या चीज, तांबा का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे नहीं किया जाता। अधिकांशतर जो वाइंडिंग का मतलब देखो ये होता है कि मोटर जो होती है, हम कहते हैं कि मोटर बंधवाने जा रहे हैं, तो बंधवाना क्या होता है, वही वाइंडिंग होती है। बंधवाना बोले तो जहाँ पे कॉपर की जो लपेटें दी जाती है, यानी कि जो रोटर होता है, रोटर के चारों तरफ एक स्टेटर बनाया जाता है, ठीक है। वो हम मोटरों में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ रखे तो आ जाएगा कि स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, ये सब मोटर ये पढ़ेंगे, उनमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि चारों तरफ की जो मतलब स्टेटर वाइंडिंग की जाती है, तो वो जो स्टेटर वाइंडिंग करते हैं उसमें यूज किसका किया जाता है, तांबे का। अगर अच्छे तरीके से आपको करना है, यदि थोड़ा सा आपको पैसे की बचत करनी है तो आपको फिर एल्युमिनियम ले लेना है। जो एल्युमिनियम होता है वो भी तांबे की भांति ही कार्य करता है, किंतु एल्युमिनियम का जो प्रतिरोध होता है वो तांबे की अपेक्षा ज्यादा होता है, तांबे की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना तांबा। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम की। किसकी बात करेंगे भाई, एल्यूमिनियम, जिसे Al से दर्शाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे। अब देखो एल्यूमिनियम जो है इसे Al से दर्शाया जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध तांबा की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि तांबा की अपेक्षा, या फिर कहें कि कॉपर की अपेक्षा, है ना। तो तांबा की तुलना में इसका प्रतिरोध जो होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो रहेगा वो थोड़ा अधिक पाया जाएगा,
थोड़ा अधिक पाया जाता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इस चीज को। तो तांबा का जो यूज होता है ना, ये सॉरी एल्युमिनियम का जो यूज होता है वो भी सेम टू सेम वही होगा। जहां पे देखो तांबा का यूज करते हैं वहीं पे किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। वही बस बार में, वही वाइंडिंग में, बस यहाँ पे CCSR है और यहाँ पे आप ACSR कर दो, कुछ नहीं। अब ACSR क्या है देखो, यहां पे CCSR की फुल फॉर्म क्या थी, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये इसकी फुल फॉर्म थी। यहां पे देखो, यहां C से कॉपर बन रहा था, C से क्या बन रहा था, कॉपर, बस यहां से एल्युमिनियम बनेगा और कुछ नहीं है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड और ये कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये तो एक ही रहेंगे, बस आपको चेंज करना है तो A से आपको एल्युमिनियम बनाना है और यहाँ पे अगर C आ जाता है तो आपको क्या बना देना है, कॉपर, ठीक है। बाकी और सब वही रहेंगे, बस बार रहेगा, ठीक है, बस बार जो भी है जो इसमें लिखे हुए हैं, यानी कि जो तांबा जहां पे उपयोग किया जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि तांबे के स्थान पर, तांबा जहां पे प्रयोग किया जाता है, तांबे के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या होता है भाई, ये चीज भी हम देखेंगे। देखो पहली बात तो चलो इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं, अभी तो थोड़ा दिख रहा होगा आपको। टंगस्टन में यहाँ पे ले लेता हूँ चौथा पॉइंट, टंगस्टन। टंगस्टन होता क्या है, देखो आपने जो विद्युत बल्ब जो होता है वो आपने देखा होगा। अब विद्युत जो बल्ब होता है ना, उसमें आगे एक गजाई नुमा संरचना होती है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये हमने बल्ब बनाया, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से एक गजाई नुमा संरचना होती है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे ये बना हुआ है और यहाँ पे गजाई नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो ये जो गजाई नुमा संरचना होती है ना, इसे फिलामेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो होता है ये फिलामेंट होता है, और ये जो फिलामेंट बनता है ना, ये किससे बनता है भाई, टंगस्टन से बनता है। ये किससे बनता है, टंगस्टन। अब टंगस्टन का काम क्या होता है, टंगस्टन का काम ये हाई टेम्परेचर जो होता है ना, उसको सहने की क्षमता रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर रहेगा ये उसको भी सहन कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत का जो बल्ब होता है, उसका जो फिलामेंट होता है, उसका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको कर देना है 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो प्रयोग में लिया जाता है, पहली बात तो देखो भाई, ये जो बनता है ना टंगस्टन, ये टिन तथा लेड, जिसे अपन पीबी के नाम से दर्शाते हैं या फिर सीसा उसे कहते हैं, ये उससे बनता है। तो यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको कि जो टंगस्टन बनता है वो एक तो बनता है टिन, एक तो टिन हो गया, प्लस लेड जिसे हम सीसा बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि पीबी, ठीक है। ये दोनों से मिलकर बनता है, कौन बनता है, टंगस्टन। अब देखो इसमें टिन की मात्रा ना, टिन की मात्रा 60% रखी जाती है और लेड की मात्रा इसमें 40% रखी जाती है। कितनी परसेंट, टिन की तो 60%, लेड की कितनी परसेंट, 40%, ठीक है। तो ये इसमें मात्रा रखी जाती है किसमें, टंगस्टन में, ठीक है। तो टंगस्टन जो बना टिन तथा लेड का मिश्रण होता है और ये अधिक टेम्परेचर को सहन करने वाला क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है, जिसे अपन तत्व कह सकते हैं। एक ऐसा तत्व है जो अधिक टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है, जो कि प्रयोग में लिया जाता है विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। तो यहां तक हमने कितने कंप्लीट कर लिए, 4। अभी हम आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे जस्ता की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे या फिर आप लिख लिए होंगे, तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, ये हो गया अपना 4 पॉइंट हो गए, 4 तत्व हो गए। चलो नेक्स्ट जो हम लेंगे 5वें नंबर पे, वो लेंगे हम जस्ता। 5 नंबर पे जो हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, जस्ता।
जो जस्ता होता है ये, इसकी अगर हम बात करें जस्ता, तो देखो आपने सेल एंड बैटरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें जो एनोड परत बनती है वो जस्ते की बनती है। देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक सेल बनाता हूँ। सेल कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा इसका बड़ा रूप में बना दे रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मैं बड़ा रूप आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे सेल पढ़ेंगे तब सब कुछ पढ़ेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, इसमें केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि जस्ता यहाँ पे कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये सेल है। अब सेल में क्या होता है कि एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो यहाँ पे ये जो बाहरी खोल बनाया जाता है, ये जो बाहर वाला जो खोल बनाया जाता है, ये जो कार्य करता है ये एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एनोड का। और बीच में यहाँ पे, तो ये बीच में यहाँ पे एक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बीच में एक काला काला आपने देखा होगा, ग्रेफाइट जो होता है उसका बनता है। उसको अपन काफ़ी बार सेल को क्या करते थे, जब बचपन में उसको तोड़ देते थे, सेल को तोड़ने के बाद ये ग्रेफाइट वाली जो पेंसिल नुमा एक आकृति थी उसको निकाल लेते थे और उसको क्या है रगड़ के घिस के ऐसे पेंसिल टाइप बना के उससे अपन लिख लेते थे। तो लगता था कि मैंने पेंसिल का आविष्कार कर दिया, मतलब अपने आप में ऐसा फील होता था कि यार मैंने देखो क्या कर दिया ना। तो ये जो होती है ये करती है कैथोड का काम, ये करती है कैथोड का काम। आपने देखा होगा इस तरीके से जो सेल होते थे, पहले ये बड़े सेल आते थे जो अपना मतलब क्या होता था, रेडियो जो थे, रेडियो में अपन सुनते थे, तो रेडियो में सुनते थे इसमें ऐसे मोटे मोटे, किसी में 2 सेल किसी में 4 सेल, वो पावर के अनुसार लगाए जाते थे, ठीक है। फिर घड़ी का जो सेल है उसको भी आप ले सकते हो, उसमें भी उसकी संरचना भी यही होती है, ठीक है। तो इसमें जो ये बाहर वाला जो खोल बनाया जाता है ना, बाहर वाला खोल, वो किसका बनाया जाता है? जस्ते का। किसका बनाया जाता है भाई? जस्ते का। तो एनोड परत, तो हम कह सकते हैं कि सेलों के अंदर जो एनोड परत बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? जस्ते की, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सेलों के अंदर एनोड जो एनोड टर्मिनल होता है या एनोड जो खोल बनाई जाती है, एनोड के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, जस्ता का और क्या काम है? तो भाई देखो काफ़ी बार कुछ धातुएं ऐसी है, जैसे कि मैं बात करूं लोहा की, तो लोहा को यदि पानी बार बार यदि उस पर पानी लग रहा है तो लोहा को जंग, जैसे कि कहीं पे पड़ा हुआ लोहा है तो धीरे धीरे लोहा क्या है, जंग पकड़ने लग जाता है, यानी कि जंग लगने लग जाती है। तो उस जंग के इलाज के कारण लोहे पे क्या की जाती है? जस्ता का पॉलिश किया जाता है, या फिर अपन उसे जस्तीकरण कहते हैं, या तो आप जस्तीकरण कह सकते हैं या फिर उसको गैल्वेनाइजीकरण भी आप कह सकते हैं। अधिकांशतर आपको गैल्वेनाइजीकरण मिलेगा। यदि किसी भी यानी कि जंग रोधी परत चढ़ाने का काम जो करता है वो कौन करता है? जस्ता। आगे और बताऊंगा, टिन भी करता है, लेकिन जस्ता से यदि जंग रोधी परत चढ़ाई जा रही है तो उसे गैल्वेनाइजीकरण कहा जाता है। क्या भाई? गैल्वेनाइजीकरण, ठीक है। तो यदि किसी भी धातु पर यदि जस्ते की परत चढ़ाई जा रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? गैल्वेनाइजीकरण। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया। क्या करना है? कुछ नहीं भाई, जस्ता का प्रयोग एक तो सेल की एनोड बैटरी में, एनोड जो परत होती है उसमें किया जाता है। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि लगभग सेलों में लगभग मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग सभी सेलों में जस्ता का प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है। कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, वो हम सेल पढ़ेंगे तब आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई कि जस्ता जो होता है ये एक तो क्या काम आएगा? एनोड के रूप में काम आएगा। दूसरी बात कि जब भी किसी पर जंग रोधी परत चढ़ानी है तो जस्ते की चढ़ाते हैं, और ये जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजीकरण, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे लोहा, Fe जिसे बोला जाता है ना भाई। तो
चलो ये लो, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 नंबर, और 6 नंबर जो अपना होगा वो होगा लोहा। लोहा जो है इसे एफ ई से इंडिकेट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। देखो लोहा जो है ना ये विद्युत ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब इतना विद्युतीय क्षेत्र, या फिर आप कहें कि लोहा तो वैसे भी बहुत, जैसे कि कोई भी वाहन बनेगा वो लोहे से बनेगा, मतलब कुछ भी जो काम हो रहा है वो लोहे से हो रहा है। यानी कि लोहा के बिना ऐसा लगता है जिंदगी ही अधूरी है। जैसे कि कोई मकान बनेगा तो उसमें यदि लेंटर वगैरह डाले जाएंगे तो वो भी लोहा का वो होगा। तो यानी कि लोहा का बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन देखो जो लोहा होता है ना, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि लोहा का जो प्रतिरोध होता है वो तांबा की अपेक्षा में, किसकी अपेक्षा में? तांबा की अपेक्षा में, जिसे अपन Cu कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cu से भी आप इसे दर्शा सकते हैं, तांबा की अपेक्षा में, यानी कि तांबा की तुलना में, तांबा की तुलना में इसका जो प्रतिरोध होता है, तुलना में इसका रेजिस्टेंस जो रहेगा, यानी कि प्रतिरोध जो रहेगा, वो प्रतिरोध 8 गुना पाया जाता है, 8 गुना पाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपके क्लियर हो गई। यानी कि यदि तांबे का प्रतिरोध x है, तांबे का प्रतिरोध क्या है? x। आपको ये भी एग्जांपल के तौर पे लिख लेना है कि तांबा जो है भाई साहब इसका जो रेजिस्टेंस है वो x है, तो लोहा जो होगा, लोहा जो होगा इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 8x रहेगा। कितना रहेगा? 8x। इसीलिए इस लोहा का प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण ही तांबा और एल्युमिनियम की जगह इस लोहा को नहीं लिया जाता। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा भाई? तांबा की अपेक्षा 8 गुना। यदि मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे पूछूं कि तांबा का प्रतिरोध यदि तांबा की चालकता यदि x है, चालकता क्या है? x, तो लोहे की चालकता क्या होगी? तो देखो यहां पे प्रतिरोध 8 गुना हो रहा है तो चालकता उसकी ठीक उल्टी हो जाएगी, यानी कि गुना की बजाय भाग में हो जाएगी। अरे तांबा यदि x था तो 8 गुना हो गया, यानी कि 8x हो गया, ठीक है। लोहे का प्रतिरोध 8x हो गया। अगर मैं यहाँ पे चालकता की बात करूं तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 8 गुना नहीं, अब x का भाग 8 होगा। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि x बट्टे में 8 जो है ये लोहे की चालकता पाई जाएगी, किसकी अपेक्षा? तांबे की अपेक्षा, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब लोहे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोहे का बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी वैद्युतिक परिपथ है, जैसे कि पैनल बनाना है तो बाहर का पैनल तो लोहे का ही बनेगा ना। जैसे कि हमें मोटर बनानी है, अब जो मोटर होती है, अब भारी जो मोटरें होती हैं, यानी कि जो कॉस्टली होती है, बड़ी जो मशीनें होती हैं, बड़ी जो मोटर हम इसे कह सकते हैं, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर की उनकी बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, या फिर स्टेनलेस स्टील की उनकी बॉडी बनाई जाती है, ठीक है। लोहा का जो प्रयोग किया जाता है मशीनों, जो मोटरों की बॉडी पार्ट जो बनाते हैं, ट्रांसफार्मर का जो बॉडी पार्ट होता है, इन सभी में, यानी कि हम कह सकते हैं कि मशीनों के बॉडी पार्ट बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात अगर करें तो जो वैद्युतिक चुंबक बनाते हैं उसमें जैसे कि एल्निको, एल्कोनेक्स, कोबाल्ट स्टील, कार्बन स्टील, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी सब क्या आ गए? मेटल में आ गए, ठीक है, यानी कि लोहा में आ गए। तो जो लोहा होता है इसका काफ़ी जगह पे प्रयोग किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो होगा वो भाई साहब विद्युत में बहुत जगह होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मशीन जो है, मशीनों के बॉडी पार्ट्स बनाने में, मशीनों के बॉडी पार्ट्स, बॉडी अपन कह सकते हैं, मशीनों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे का, ठीक है, लोहे का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखो अगर बात करें आगे हम थोड़ी सी और भी, तो जैसे कि
लोहा का प्रयोग जैसे कि पोल होते हैं, आप देखे होंगे कहीं कहीं पे सीमेंट के पोल दिए जाते हैं और कहीं कहीं पे लोहे के पोल दिए जाते हैं। वैद्युतिक चीज़ों परिपथों में जो वैद्युतिक पारेषण लाइनें होती है तो वहाँ पे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि लोहे वाले पोल होते हैं। जैसे कि आपने रेल की जो पटरी होती है उसके रेल लाइन के जस्ट पास में अगर आपने देखा होगा तो वो जो पोल दिए जाते हैं वो कभी सीमेंट के नहीं होते, वो भी किसके होते हैं, लोहे के पोल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इससे पोल बनते हैं। तो ये सब आप चीजें समझते हो कि लोहा का कहां कहां पे उपयोग किया जाता है। कहीं से भी आपके लोहे से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो भाई आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं। देखो एक चीज में थोड़ा सा कॉपर में आपको थोड़ा भूल गया कि कॉपर का जो प्रयोग किया जाता है यानी कि जो तांबे का प्रयोग किया जाता है वो जो कम्यूटेटर होता है, यानी कि जो मोटरों के अंदर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, कई जगह रोटर होता है कई जगह कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर की जो वो तिरछी लाइनें बनाई जाती है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाई जाती है। हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनाई जाती है। तिरछी बनाने का क्या कारण है ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनको तिरछी बनाने मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है। ये सब सारी चीजें हम मोटरों में देखेंगे। तो आप इतना देखो कि जो कम्यूटेटर जो बनाया जाता है वो भी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है। तो ये चीज हमने देख ली। अब इसके बाद में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ्रेंड्स पीतल, यानी कि 7वें नंबर पे अपना आ जाएगा पीतल। पीतल जो है भाई साहब, पीतल मैं बात कर रहा हूं पीतल की। ठीक है, तो ये एक तो बनता है तांबा, यानी कि जो इसका मिश्रण होता है ना, मिश्रण वो किस किस से मिलकर बनता है। अगर कहा जाए कि पीतल किस किस से बनता है तो एक तो होता है इसमें तांबा, दूसरा जो होता है पीतल में वो होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। जिंक को Zn से अपन दर्शाते हैं। जिंक को किससे दर्शाते हैं, Zn से। और जिंक क्या है, ये जस्ता ही है। ठीक है, और तांबा जो है इसको अपन किससे दर्शाते हैं, Cu से दर्शाते हैं। ठीक है, तांबा को किससे दर्शाते हैं, Cu से। अब देखो भाई इनका जो प्रतिशत रहेगा वो वही रहेगा 60 और 40, यानी कि ये 60% रहेगा और ये कितना परसेंट रहेगा, 40% रहेगा। ठीक है, तांबा और जिंक। ठीक है, अब देखो पीतल का जो प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि स्लिप रिंग जो मोटरें होती है उनकी जो स्लिप बनाई जाती है वहां पे पीतल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आपने देखा होगा जो अपना सस्पेंशन वाला होल्डर होता है जिसे अपन लटका हुआ होल्डर भी कह सकते हैं, लटकने वाला है ना, ऐसा समझो सीधी भाषा में। लटकने वाला जो होल्डर रहेगा जिसमें अपन बल्ब लगाते हैं या एलईडी बल्ब उसमें लगा दिए, तो जो होल्डर रहेगा उसमें दो अंदर में देखना, दो अंदर ऐसे पिन रहेंगे, दो पिन रहेंगे। ठीक है, एक फेज के लिए रहता है एक न्यूट्रल के लिए रहता है। तो दोनों जो वो पिन होती है ना वो आपने देखा होगा पीले कलर की होती है, तो वो जो होती है वो भी क्या होती है, पीतल की होती है। एक आपने देखा होगा कि जो अपने जैसे वाइंडिंग करते हैं स्यूज वगैरह तो सबने देखे हुए हैं, स्यूज सॉकेट ये सब होते हैं ना, जैसे कि 5 पिन सॉकेट होता है तो पीछे में पेज वगैरह लगे हुए होते हैं और उसका पीछे में जो स्यूज सॉकेट में जो लगने वाले जो पेज वगैरह रहते हैं वो सभी किसके बने होते हैं, पीतल के। तो पीतल का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्विच में किया जाता है, स्विच और होल्डर और स्लिप रिंग में। मोस्ट ध्यान रखना, स्लिप रिंग में, ये स्लिप रिंग जो होती है ना ये पीतल की बनाई जाती है। स्लिप रिंग यानी कि मोटरों की जो स्लिप रिंग मोटर होती है, जो अपन कह सकते हैं कि स्क्वायर केज स्लिप रिंग जो सॉरी स्क्वायर केज नहीं, स्लिप रिंग इंडक्शन जो मोटर होती है उनमें स्लिप रिंग जो बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, पीतल की। ठीक है, तो ये जो पीतल होता है, देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जो पीतल होता है ना, पीतल इसे ब्रांस भी कहा जाता है। यदि कहीं आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि पीतल को और क्या कहा जाता है, जैसे कभी कभी पीतल नहीं देगा आपको, क्या दे देगा, ब्रांस। तो पीतल जो होता है इसे ब्रांस भी कहा जाता है। एक होता है ब्रांस, एक क्या होता है, ब्रांस, और एक जो होता है भाई साहब वो होता है ब्रॉन्ज। एक होता है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज जो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रॉन्ज जो होता है ना ये कांसा होता है। ये क्या होता है, कांसा। ये कॉपर तथा टिन से मिलकर बनता है। जो कांसा होता है ये कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है, कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, तो ये जो बनता है ये कॉपर और टिन से बनता है और ये तांबा और किससे बनता है, जिंक से। देखो यदि आप इस पीतल से तांबा और जिंक इसकी अगर ट्रिक चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि मैं कह दूंगा कि पिताजी सभी को याद रहेगा,
है ना भाई। तो पी से क्या बन जाएगा, पीतल, और ता से तांबा हो जाएगा, और जी से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, जी से क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है। तो पिताजी आप याद रखिए, आपको डेफिनेटली ये याद रहेगा कि पीतल किन किन से मिलकर बनता है। ब्रॉन्ज जो होता है कांसा, वो किस किस से बनता है, कॉपर और टिन से, ठीक है, कॉपर और टिन से बनेगा। और इसका जो प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 88%, इसमें कॉपर रहेगा, और टिन जो रहेगा वो 12% रहेगा। टिन कितना रहेगा, 12%, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ब्रॉन्ज का भी ध्यान रख सकते हैं कि ब्रॉन्ज किन किन से मिलकर बनता है। और ये चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि ब्रांस और ब्रॉन्ज, इसका ध्यान रखिए कि ब्रांस पीतल होता है और ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा। कहीं ये उल्टा सीधा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपने पास ये ब्रांस वाली। अब देखो भाई, इसका जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ये जो ब्रॉन्ज कह सकते हैं या फिर अपन इसे कांसा कह सकते हैं, ये ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, या फिर कह सकते हैं कि पैनल जो बनता है, पैनल में भी इस ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स बनेंगे, भाग बनेंगे, उनमें भी ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं, और इसका ही नेक्स्ट वीडियो और आएगा, ठीक है, तो आप उसका भी इंतजार करें। तो आज के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।